तो वो थे पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है ये टॉपिक स्टार्ट किया हमने। तो पॉइंट चार्जेस क्या है? पॉइंट चार्जेस जब चार्जेस का साइज बहुत कम है ना, किसी एक जगह बहुत पॉइंट लेवल पे कन्फाइंड है। ऐसे मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट को दिया, अब उसमें चार्ज दिया तो वो जहाँ पे दिया वहीं पे रह गया, तो वो चार्ज उसी जगह पे रह गया, है ना। जनरली ऐसा होता नहीं है, वो चार्जेस जो हैं कंडक्टर्स के ऊपर पूरा फैल जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो पॉइंट चार्ज नहीं माना जाएगा। जैसे एक तार को दिया हमने कंडक्टर को, तो वो तार के ऊपर पूरा फैल जाएगा। ठीक, तो फिर हमने फिर इसके बाद ये टॉपिक बनाया डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो पहला तो पॉइंट चार्ज था, थ्योरेटिकली पढ़ना। नेक्स्ट नंबर पे हमने एक और कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, एंड दैट इज कॉल्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और सिंपली डाइपोल। अब ये क्या है? ये दो पॉइंट चार्जेस है। थोड़ा हमने अपना लेवल चेंज किया। सो नाउ यू हैव 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, है ना। दोनों चार्जेस कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। तो इसको हमने कह दिया डाइपोल। तीसरे नंबर पे आता है ये वाली बात, जिसको हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस नाम से बोलते हैं, है ना। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझें यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है ना। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने मान लो एक मेटल की शीट ले ली इतनी बड़ी, और इसको हमने कुछ चार्ज दे दिया 5 कूलम, तो वो इसके ऊपर पूरा एक सार रूप में फैल जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ज़्यादा घना है यहाँ नहीं है ना, और यहाँ पे ज़्यादा घना है यहाँ फिर घना है, ऐसा ना हो। वो पूरे के ऊपर थ्रू आउट पूरे के ऊपर फैल जाए, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब इसमें 3 तरह के आते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तीसरा क्या, पहला क्या है? सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दूसरे नंबर पे आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सिंपल अपन ऐसा समझ ले कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब चार्ज दे रहे हैं तो उसकी बनावट के ऊपर ही इनके नाम पड़ रहे। जब अब अगर हम तार जैसे ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं चार्ज, है ना, तो उसके ऊपर पूरा फैल जाएगा चार्ज, तब उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर एक शीट जैसे ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं हम, है ना, अब शीट मतलब ऐसा नहीं कि प्लेन ही हो, वो हॉलो स्फीयर भी हो सकता है। तो एक हॉलो स्फीयर भी जब उसको चार्ज दोगे तो अंदर तो खोखला है वो, अब उसमें तो केवल सरफेस ही बस है इस तरह से बाहर बाहर, तो वो इस कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो हमने तार को दिया, अब तार मतलब जरूरी नहीं कि सीधा हो, उसकी रिंग भी बना सकते हैं, उसका रेक्टेंगल भी बना सकते हैं तार का। उसको चार्ज दिया तो पूरा उसकी लेंथ के ऊपर, दैट इज जो भी उसकी पेरीफेरी है उसके ऊपर फैल गया। दूसरा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी देख लिया हमने। तीसरा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे एक क्यूब है, हॉलो नहीं है, पूरा मटेरियल है उसके अंदर, उसको जब चार्ज देते हैं, है ना, और ये मान रहे हैं कि चार्ज पूरा अंदर से बाहर तक उसके पूरे वॉल्यूम में पूरा फैल गया, ऐसा नहीं कि सरफेस पे आ गया, अंदर भी है उसके अंदर, पूरा थ्रू आउट द वॉल्यूम फैला हुआ है उसमें, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो आपको इसमें से जो मेन ऐसा समझ लो कि याद करने वाली चीज है वो मैं अभी बता देता हूँ, ये तो समझने वाले टॉपिक है ना। ठीक है, इसमें एज सच डेफिनेशन या लिखने का बिल्कुल कभी भी नहीं आता है, पर हाँ आप समझे हुए हैं तो आप लिख पाते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, तो when you are giving a charge to an object whose shape is like a wire, है ना, so that the charge is distributed throughout the length of the wire, then this charge is distribution is known as a linear charge distribution। फिर एक शीट तरह के ऑब्जेक्ट को देते हैं, फिर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को देते हैं, तो वॉल्यूम उसके थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना चार्ज। इस तरह से हमने तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। अब एक एक करके उनके बारे में थोड़ा जानेंगे, जो मेन चीज है उसमें, है ना, जो काम की चीज है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हमने चार्ज एक लीनियर शेप के ऑब्जेक्ट को दिया, ठीक, तो ये पहला वाला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये जो पॉइंट है इसमें सबसे जो मेन काम की चीज है वो रहती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक क्वांटिटी है जो कि हमको जरूरत पड़ती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लेमडा से डिनोट है ना। इसको लेमडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज गिवन अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है वो लेंथ ही तो उसमें मेन है, वायर इस तरह का है। तो इसको, इस क्वांटिटी को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है ना। टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसको डिफाइन, तो वो कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब अगर हम चार्ज Q दे रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ L है तो ये बना लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट भी बना सकते हैं, ये पॉइंट क्वेश्चन में जा सकते हैं, कूलाम पर मीटर। ठीक, फिर अब इसके दो एग्जांपल अपन देख सकते हैं। एक सिंपल, एक तार है जिसकी लंबाई L है, इसको पूरे में चार्ज Q फैला हुआ है, तो इसके लिए लेमडा कितना होगा, सिंपल Q अपॉन L। मान लो एक इस तरह का एक रिंग बना हुआ है तार का, तो उसकी रेडियस R है, तो इसके लिए लेमडा कितना होगा। अब ये तार जो है इसमें यहाँ पे चार्ज फैल जाएगा पूरी सरकमफेरेंस पे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, कोई ट्राई करेगा, सोचिए जरा। सर Q अपॉन 2πr। सही, एकदम सही बेटा। ये एक बेसिक क्वेश्चन, ऐसा समझ लो कि भाई बच्चों को हमको ये चेक करना है कि भाई ये तुम चीज़ समझे हो कि नहीं समझे हो। तो ये एक छोटा क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है। डेफिनेटली एमपी बोर्ड में तो नहीं बनाते, पर वो थोड़ी दूसरी लेवल पे जाओगे तो जरूर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आएंगी, नंबर आ जाएगा यहाँ पे, रेडियस आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो ये बना Q अपॉन 2πr, है ना, बढ़िया। तो ये हुआ, इसमें कैसे हुआ बेटा, इसकी जो टोटल लेंथ हुई सरकमफ्रेंस की, है ना, दैट इज पेरीफेरी, वो हुई, रेडियस r दिया है तो 2πr हो गई। तो फिर से हमने ये फॉर्मूला लगाया Q अपॉन 2πr। ठीक, तो ये हुआ पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक, ये हुआ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें जब शीट तरह के ऑब्जेक्ट को, है ना, जिसमें मेन जो है वो सरफेस एरिया एक ही क्वांटिटी दिख रही है, ऑफकोर्स लेंथ विड्थ तो रहेगी रहेगी, तो इसमें जो है डिस्कशन हमको करना है वो है सरफेस चार्ज। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर 100% बुक्स, 99% बुक्स में सिग्मा ही दिया हुआ है। इसका भी फॉर्मूला है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया जिस पे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इसको चार्ज पर यूनिट एरिया। So when we are giving some charge to a surface and we just suppose that the charge is distributed over the surface, then total charge per unit area is known as surface charge density. शॉर्ट में टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। ठीक है, फिर इसका यूनिट भी बना लेते हैं। टोटल चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, नीचे एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब इसके लिए एक एग्जांपल अपन बना लेते हैं। मान लो हमने ये एक एग्जांपल, ठीक। अब हम अगर चार्ज एक हॉलो स्फीयर को दे रहे हैं, ठीक है, फिर से आपका टेस्ट है, समझ लो, आपको बताना है। तो एक r रेडियस का स्फेयर है ना, ये क्या है, स्फेयर है, ध्यान रखना, उसमें रिंग थी पीछे में, अब यहाँ पे स्फेयर है। ठीक, सो यू आर गिविंग चार्ज टू अ हॉलो स्फेयर। कितना चार्ज दिया है, q, and we just think that the charge is distributed over the surface, then what will be sigma for it? सिग्मा इसके लिए कितना होगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना है और बताना है। बोलो बेटा, कोई एक जन वाला ट्राई करो। एनीवन? टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया, और कोई भी नहीं, टोटल चार्ज तो सर क्यू दिया। इसमें
सरकमफेरेंस बस होगी क्योंकि हॉलो है नहीं अंदर से तो। नहीं बेटे, देखिए ये एक शेप जो है ये 3 डायमेंशनल शेप है, देखो लिखा हुआ है ना, दैट इज हॉलो स्फेयर है। देखो सर Q/4πr²। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखिए बेटा, दो चीजें होती हैं, आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लें। एक रिंग, चलो मैं लिख रहा हूँ, सबको अपन थोड़ा सा देखें जरा। बेसिक, एक डिस्क, कागज की बनी हुई डिस्क। तीसरा एक हॉलो स्फेयर, जिससे कि फुटबॉल है ना, इस तरह की चीज है। तो फुटबॉल या कोई भी बॉल, हॉलो बॉल, ठीक है। फुटबॉल इसलिए कि हॉलो रहती है जनरली, वो अंदर खाली रहती है। इन सब चीज़ों में देखो, तो इसमें रिंग तो एक 2 डायमेंशनल मान सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बिछा दें रिंग को तो ऐसा शेप आएगा। अब उसमें जो मेन काम की चीज़ है वो उसका सरकमफेरेंस है, ये उसके लिए फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था, बहुत सिंपल है, 2 पाई। दूसरे नंबर पे डिस्क आता है। अब डिस्क मतलब ये पूरा अंदर पैक्ड है, ऐसे कागज का गोल टुकड़ा तुमने काट लिया है, दैट इज डिस्क शेप। अब जब तुम डिस्क दोगे तो पूरे डिस्क के सरफेस पे फैल जाएगा, तो उसको हम सरफेस के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, है ना। डिस्क में खाली नहीं है, काट दोगे तो बीच से रिंग बन जाएगी। तो इसका जो टोटल एरिया है ना, पतली डिस्क है शीट जैसी, तो वो उस केस में तुमको एरिया पे फोकस करना पड़ेगा यार, स्क्वायर। अब आते हैं तीसरा वाला, हॉलो स्फेयर। अब ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उसमें जो मेन, अगर तुम चार्ज दोगे तो उसकी पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। तो हॉलो स्फेयर का सरफेस एरिया जो है वो स्फेयर है ना, सर्कल से थोड़ा अलग है। हाँ, अंतर क्या होता है कि हम डायग्राम वैसा ही बनाते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल वाले बनाना पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया आपको कि दैट दिस इज द हॉलो स्फेयर एंड यू आर गिविंग क्यू चार्ज टू इट, रेडियस इज आर। तो टोटल चार्ज विल बी क्यू अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्यू अपॉन टोटल सरफेस एरिया। तो हॉलो स्फेयर का सरफेस एरिया इस केस में भी चल जाएगा, है ना। तो ये समझ लो कि आप एक्स्ट्रा टिडबिट्स ले रहे हो बेटा, जानकारी ले रहे हो आप। इतना तो कोई अपने इधर तो बिल्कुल पूछने वाले भी नहीं, पर देखो आपको एक आगे का लेवल टच करेंगे तभी आप उस पर कंफर्टेबल रहेंगे, है ना। तो यहाँ तक बस अपन को याद रखना है। ये तो समझ लिया आपने कि कभी भी कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट शेप में। तो ये था कि जब हम एक सरफेस को देते हैं चार्ज, और ये जस्ट मान लेते हैं कि उसके पूरे सरफेस में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक। तो जो टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया होता है दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट हुई कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। थर्ड वाला है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो तीसरे नंबर पे है वॉल्यूम वाला। अब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम दे रहे हैं, जैसे कि स्फेयर, अब हॉलो नहीं है वो, है ना। और एक क्यूबॉइड क्यूब, उसको भी दे सकते हैं, सॉलिड है लेकिन फिर से हॉलो नहीं है, ठीक। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम चार्ज देते हैं, और ये मान कि पूरे में फैला हुआ है अंदर तक, ऐसा नहीं कि सरफेस पे आ गया, है ना। तो पूरे में फैला है, तो तब एक जो है क्वांटिटी हमारे काम की होती है, एंड दैट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक। उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ऐसा पी है ना, थोड़ा छोटा है, लेटा हुआ पी, ऐसा समझ लो, है ना, छोटा पी लेटा हुआ। तो ये हुआ रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर से जो फॉर्मूला है अब वो है टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, जो ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं उसका वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, फॉर दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट भी बना सकते हैं, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। अब अगर हम एक फिर से एक स्फेयर है, अब की बार कौन सा स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ठीक। ध्यान रखना कि ये पूरा अंदर तक उसके मटेरियल है। अब इसको हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक। और हमने सोचा कि चलो इसमें पूरा ऐसा व्यवस्था कर दी कि चार्ज पूरे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा मटेरियल लिया। तो अब इस केस में सिग्मा कितना होगा, इसकी जो रेडियस है वो आर है, तो सिग्मा कितना होगा, कोई ट्राई करेगा। सिग्मा नहीं, सॉरी सिग्मा नहीं बेटे, यहाँ पे चल रहा है रो, है ना। तो रो कितना होगा, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कोई ट्राई करेगा बेटा।
कोई एनीवन? ये वाला फार्मूला लगाना है भाई, ट्राई करेंगे तभी तो गलत गलत सही पता लगेगा, है ना। यशराज तो आंसर देता नहीं है, क्यों भाई यशराज? ट्राई ट्राई करो बेटा। क्यू अपॉन 8 हाँ, पाई आर क्यूब। क्यू अपॉन 8 पाई आर क्यूब। 8 क्यों बेटा? चलो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन 8 क्यों? बोलिए, 8 कहाँ से लाए? 8 पाई आर क्यूब क्या है बेटा, ये बता दो तो मैं करेक्ट कर देता हूँ। आपने ये कहाँ से लिया? ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर चाहिए नीचे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला आपको लगाना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको यहाँ पे 8 नहीं लिखना है ना, 4/3 लिखना है। तो 4/3 यहाँ लिखोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 3Q/4 पाई आर क्यूब। हमने फॉर्मूला बहुत सिंपल लगाया, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें तो बहुत सिंपल था भैया, अभी तो इसमें तो अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चन रहते हैं अच्छे कंपटीशन में। कई बार वो एक शेल दे देंगे, इस तरह की स्फेरिकल शेल। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना रहेगा। अब ये शेल में मटेरियल है, जैसे अब कहने के लिए सरफेस है, लेकिन उसमें कुछ मोटाई तो है ना, तो इसका वॉल्यूम लेके चलेंगे। अब चार्ज दिया तो केवल सरफेस पे नहीं आ रहा है, इसके अंदर चला गया। इसका वॉल्यूम निकालोगे तो 2 स्फेयर का वॉल्यूम निकाल के तुमको माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का करोगे तो ये शेल कहलाएगी, है ना। इसके लिए टर्म यूज करते हैं, ये सब इसके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे भरे पड़े रहते हैं, है ना। तो ठीक है, वो तो देखो सब जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई वो थोड़ी है, हुआ थोड़ी है, वो तो जो समझेगा तो सब कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए। अब एक और जो चीज है ना, दूसरा पॉइंट, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और टॉपिक ले रहे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर हम इसको देखें तो किसी एरिया से क्रॉस होने वाली नंबर ऑफ लाइंस जो उसके परपेंडिकुलर होती हैं, है ना, उनको उनकी काउंट को, ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो वो ये रहता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली। ये भी जोड़ना जरूरी है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, है ना, दोनों वर्ड चल जाते हैं। नॉर्मली थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलरली जितनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करती हैं, है ना, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जनरली जो उसके लिए कॉमन सिंबल है ज़्यादातर वो फाई है ना। तो जनरली पूरा फ्लक्स लिखना हो तो फाई लिखेंगे, थोड़ा अमाउंट लिखना होगा तो डी फाई लिखेंगे, और इस तरह के सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा इसको जनरल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर गॉस थ्योरम। ठीक, अब ये है क्या इसमें, जैसे मान लो अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल से इसको समझें, ये समझने वाला टॉपिक है ना। तो ये डेफिनेशन के लिए तो इतना पर्याप्त है, आप लिख दोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दैट एरिया नॉर्मली। खत्म, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, बिना किसी परेशानी के आपको नंबर मिलेंगे। तो अब इसमें समझेंगे इसको। पहले सबसे पहले हम एक लिक्विड फ्लो को दे रहे हैं, है ना। मान लो कि एक बर्तन के अंदर या पाइप के अंदर ऐसा लिक्विड जा रहा है, इस तरफ पानी की धारा जा रही है ना, और ये इस तरह से इतना बड़ा एक ट्यूब है। अगर हम इसमें एक इस तरह का एरिया रख दें ऐसा, ठीक, और ये एक एरिया रखा हमने, पूरी ऐसे डिस्क जैसा बना दिया, हमने इसको A1 कह दिया, ठीक, और उसी डिस्क को बाद में या उसी की साइज की दूसरी डिस्क को हमने ऐसा रख दिया उसमें, ठीक, ये दूसरा हुआ, इसको हमने A2 कह दिया। तो इस पानी का जो फ्लो का असर है वो इस डिस्क पे सबसे ज़्यादा होगा और इस पे सबसे कम होगा, है ना। कि जैसे ये लिक्विड आ रहा है इधर से और हमने ऐसा रखी शीट, तो ये लिक्विड इसके ऊपर पूरा असर डालेगा। ठीक है, ऐसा समझ लो कि इससे टकरा रहा है, वो इसके थ्रू जा रहा है पूरा, उसको निकलना ही पड़ेगा इसके थ्रू, नहीं तो वो पास ही नहीं कर पाएगा।
तो क्रॉस करने का मतलब यही है ना, तो कितना उसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो मैक्सिमम इस केस में एसोसिएट हो रहा है ना। और इस केस में जब हम ऐसे डाल देंगे लिक्विड में, तो अब लिक्विड इसके इधर उधर से निकल जाएगा, क्योंकि इसकी साइज बहुत थिन है, तो इसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, तो एक्चुअली आइडियली ज़ीरो माना जाएगा। तो इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स जो है वो इस केस में ज़ीरो माना जाएगा, और इस केस में मैक्सिमम माना जाएगा, है ना। फिर बीच के केसेस भी आएंगे। अगर अपन इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, अब शीट को मैंने थोड़ा सा ऐसे करा था, अब धीरे धीरे घुमाना चालू कर दिया, फ्लक्स बढ़ने लगेगा, उसके साथ लिंक्ड फ्लक्स बढ़ते बढ़ते इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसी को क्रॉस करेगा, रुकावट डालेगा, इसको है ना, प्रेशर डालेगा, जो भी कह लो, तो उसके साथ लिंक होगा अपन कहेंगे, है ना। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस, ये टर्म बार बार यूज करेंगे, उस सरफेस के साथ में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है ना। तो ये वाला लिंक्ड मैक्सिमम है, इसमें इसके साथ लिंक नहीं होगा, उसकी थिन, बहुत थिन सरफेस है, ठीक। तो ये हुआ एक सामान्य एग्जांपल से अपन ने इसको समझा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला जैसा है वो याद रखना है, डेरिवेशन में उसके अगर समझोगे तो समझ में भी आएगा। अभी अपन उस फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो ये है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है ना। कैसे आया फिर अपन इसको समझ भी सकते हैं। अभी याद रखो, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, अगर वेक्टर लगा दोगे तो डी एस मतलब थोड़ा सा एरिया है जिसको हम ds लिख रहे हैं, उसके साथ लिंक्ड फ्लक्स डी फाई है। अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो E डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला रहता है ना, तो वो होगा E ds कॉस थीटा या फाई, जो भी लोगे। अब इसको अपन देखते हैं डायग्राम से, तो अपन को समझ में आएगा, ठीक। क्या है, मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है E, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हमने लिक्विड फ्लो कहा था वो E है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ढेर सारी जा रही हैं इस एरिया से, ऐसे निकल रही हैं। अब यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा छोटा सा एरिया ऐसा रख दिया है ना, इस एरिया की वैल्यू कितनी है ds। अब वो थोड़ा सा एंगल बनाते हुए रखा है ना। अब एंगल नापते किससे हैं, याद रखना कि एरिया के नॉर्मल, इसको n कैप कहेंगे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ना। मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल टू क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। किसका नॉर्मल है, एरिया के नॉर्मल है ना, फॉर एरिया। तो इसका n कैप का और E के बीच का जो एंगल होगा उसको हमने थीटा बोला है। तो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू हुआ ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। या अब इसमें से 3 केसेस अलग अलग अपन निकालते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट स्पेशल केस जब थीटा 0 है। अब थीटा 0 है मतलब कैसे होगा, अब ये एरिया एकदम ऐसे जब कर दोगे तो ये नॉर्मल ई के पैरेलल हो जाएगा, तब जो है थीटा 0 होगा। तो ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, तो जो डी फाई हुआ फ्लक्स, इस एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स, वो कितना हुआ ई डी एस। ये मैक्सिमम वैल्यू आती है ना, जब थीटा 0 है। थीटा 0 है मतलब एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल, इसको नॉर्मल भी कहेंगे शॉर्ट में तो भी चल जाएगा। तो नॉर्मल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जब थीटा 0 है, एंगल है, देन द फ्लक्स लिंक्ड इज मैक्सिमम। दूसरा केस, ठीक, थीटा इज 90। अब थीटा 90 कैसा होगा, ये शीट को अगर हम ऐसा रख दें, जैसे हमने कर दिया, ठीक, तो ये नॉर्मल ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। मैं इसको अलग से यहाँ बना के तुमको दिखा देता हूँ। अब तुमने जब ऐसे कर दिया, ये है नॉर्मल, तब ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तब आपने ऐसे लिक्विड में इसको रखा है, अब इसके ऊपर बिल्कुल कोई उस लिक्विड फ्लो का असर नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो डी फाई कितना होगा, डी फाई होगा ई डी एस, वहाँ पे cos 0 किया था, यहाँ पे cos 90 करना पड़ेगा। ध्यान रखना वहाँ पे मैंने एक टर्म स्किप कर दिया, उसको लिख लेते हैं cos 0। अब cos 0 इज 1, ठीक, तो बचा डी डी एस। इसमें आते हैं,
थीटा को 90 किया, ई डी एस कॉस 90, कॉस 90 इज 0। मतलब इस फ्लो का जो भी फ्लो है इस तरह के एरिया पे जो कि ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कहीं पे भी, इसको बिल्कुल असर नहीं डालेगा। मतलब आप जैसे कि लिक्विड में एक शीट को ऐसे रख देंगे तो वो लिक्विड इसके ऊपर असर नहीं डालने वाला है, ऐसा आप समझ लो, है ना। इसमें एक और केस आता है जो कि हम थोड़ा बाद में समझते हैं कि अगर हम इसको ऐसा कर दें, है ना, कि नॉर्मल इधर चला जाए तो ये एंगल 180 हो जाता है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, फिर इसको अपन बाद में समझते हैं कैसे होता है। उस केस में क्या होगा, ई डी एस कॉस 180, और कॉस 180 इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस ई डी एस। इसमें भी माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है ना। वैसे अगर आप समरी याद रखें तो नेगेटिव का मतलब है फ्लक्स एंटर हो रहा है, और पॉजिटिव का मतलब है फ्लक्स बाहर जा रहा है ना, फ्लक्स लीविंग। तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है, उस सरफेस के अंदर जब घुस रहा है ना, एंटर हो रहा है, तो नेगेटिव फ्लक्स होता है। जब उस फ्लक्स सरफेस को छोड़ के बाहर जाता है, उससे क्रॉस करते हुए, उसको पॉजिटिव लेते हैं। और जब उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है ना सरफेस पे, तब वो वाला केस है 0। तो ये हमने फ्लक्स के 3 केसेस देखे। कोई भी छोटा एरिया ds है, उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, E डॉट ds, दैट इज E ds cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल ऑफ द एरिया, है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको एज अ फिजिकल क्वांटिटी इसके बारे में 1-2 चीज़ें हमको देखना है ना। वो क्या है, सबसे पहला इसका यूनिट। तो यूनिट का तरीका बहुत सिंपल है निकालने का। हम अभी तक जैसे भी यूनिट निकालते आए हैं बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इंटू एरिया का यूनिट, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये भी चल जाएगा। एक और यूनिट यहाँ पे बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है ना, वोल्ट पर मीटर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और इस तरह से बनता है वोल्ट मीटर। ये भी दिया हुआ है कई बुक्स में, और ये भी दिया हुआ है। तो आपको उस समय देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर मिल रहा है। जैसे 4 आंसर दिए हैं, कल ही मैं क्वेश्चन देख रहा था, उसमें ये भी दिया था, ये भी दिया था, एक और दिया था, फिर कह रहा था कौन सा नहीं है। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो 2 यूनिट बन गए। इनको प्रूव कर सकते हैं कि सेम है, कोई परेशानी नहीं होती उसमें। तो ये हमने इस तरह से इसका यूनिट निकाल लिया। डायमेंशनल फार्मूला भी निकालते आना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं डायमेंशनल फार्मूला। 1-2 क्वेश्चन तो हर पूरे पेपर में जरूर रखे रहते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट, मान लो कि 2-3 नंबर इन 2 चीज़ों पे ही दे रहे हैं वो लोग। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछ लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेंगे, 1-1 नंबर का 2 क्वेश्चन हो गए। तो अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं फ्लक्स का, है ना। तो फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला, ई डी एस का डायमेंशनल फार्मूला और थीटा का कोई होता नहीं, इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूले। ई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, अभी के अभी बना सकते हैं, है ना। न्यूटन इज फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अपॉन कूलम चार्ज। एरिया का डायमेंशन फार्मूला, बस बन गया। L 2 और 1 3 हो गए, T ऊपर 2 है, एक ये चला गया, और A ऊपर 1 हो गया। इस तरह से हमने इसको कर दिया, बन गया। तो ये बना सकते हैं, फिर आप जैसे भी करें, आपके ऊपर है। हम तो बनाना प्रेफर करते हैं, है ना। तो हमने अभी तक इनको याद कभी नहीं किया, और जो बेसिक हैं वो याद रखने चाहिए। लेकिन कि जैसे अब चार्ज का हर बार नहीं बनाएंगे, फोर्स का हम हर बार नहीं बनाएंगे, इस तरह से कुछ बेसिक वाले हमको याद रखने चाहिए, तो अच्छा रहता है। ठीक, तो यहाँ तक आ गए। फिर अब हम लोग जो है इसमें एक चीज़ और है। अभी तो फ्लक्स हमने थोड़े से एरिया से जुड़ा हुआ निकाला था, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, डी फाई। तो जब हमने डी फाई निकाला था तो वो था ई डॉट डी एस। अब मान लो सरफेस बहुत बड़ी है ना, जैसे सरफेस बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप भी आएंगे। अब जैसे ये ही है, देख लो, एक स्फेयर है। अब स्फेयर में पूरा ढेर सारा एरिया है।
हम थोड़े से एरिया को कंसिडर करते हैं जनरली ds को, और इस पे ये सब कैलकुलेशन करते हैं, तो वो जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, d phi। अब पूरे सरफेस के लिए जब निकाला जाएगा तो उन सब टुकड़े, इस तरह के इनफाइनाइट टुकड़े बना के उसको समेशन कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हमको जब भी कभी फाई पूरी सरफेस के लिए निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, डी फाई को। अब इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, यहाँ पे एक नया नोटेशन आता है, इस तरह से यहाँ राउंड लगा देते हैं, मतलब ये पूरी क्लोज सरफेस के लिए, ज़्यादातर क्लोज सरफेस लेंगे हम तो ये पूरा यहाँ गोला लगा देते हैं, ठीक है। या कई बार नीचे भी एस लिख देते हैं और दोनों चल जाता है ऐसा। तो जिस भी सरफेस के लिए कर रहे हैं तो वो उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसके डी फाई की वैल्यू लिख सकते हो वहाँ पे, डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। इस तरह से हमने टोटल फ्लक्स जब निकालना पड़ेगा तो हम छोटा फ्लक्स पहले निकालेंगे, हर बार उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी सरफेस के लिए, और ये बहुत सरल होता है, ऐसा नहीं आपको कठिन लगेगा। तो अपन उसको देखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा टॉपिक जिसपे हमने बहुत समय दिया, बहुत अच्छे से इसको करना। इस पर कई बार वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं, पिछले शायद 22 में उन्होंने पूछ लिया कि एक एरिया जो किसी फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर रखा है उससे फ्लक्स जीरो कैसे है। अब बच्चों को उसमें क्या बताना था, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, है ना। उन्होंने क्या पूछा था कि एरिया जो है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो फ्लक्स जीरो कैसे। अब बहुत सिंपल था, उसमें बच्चों को ये बताना था कि भाई एरिया जो है वो इस तरह से रखा है, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये है फील्ड, ठीक, और एरिया का नॉर्मल तो ऐसे जाएगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो कितना है, 90 डिग्री। तो बच्चों को इसमें लिखना था कि इससे जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है ना, वो ई डी एस कॉस थीटा से करेंगे तो जीरो आएगा, बस इतना लिखना था, और 2 नंबर में पूछा गया था। तो ये चीज इनको बच्चों को बतानी थी। हाँ, ये बिल्कुल अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, अगर पुराने रिकॉर्ड में देखोगे तो आज तक कभी नहीं पूछा गया था। तो गया बच्चों का 2 नंबर, और क्या कंफर्म हो गया कि अब 68 के ऊपर कोई नहीं जा रहा है। तो भी कोई कोई बच्चे जाते हैं तो वो फिर उन्हीं के आते हैं, आगे की रैंक बन जाती है। तो ज़्यादातर बच्चे के लिए 2 नंबर वो गए, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने रख दिया कि 95% बच्चे साफ हो गए, क्योंकि कभी नहीं आया, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक। तो चलो यहाँ तक आ गए। अब हम लोग गॉस थ्योरम का आज स्टेटमेंट करके समझ लेते हैं, प्रूफ कल कर देंगे, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले ये समझो कि गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम दी है ना, इसके बारे में है, वो फ्लक्स के बारे में है। तो उसका यूज ज़्यादातर हम करते हैं, किस काम में करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में काम करते हैं, यूज करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पॉइंट चार्ज के लिए तो पता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत सरल है, 1/4πε0 Q/r², ठीक, डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अब हमको फील्ड, एक वायर का फील्ड निकालना है, वायर में हमने चार्ज दे दिया, अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब इसके आसपास यहाँ पे फील्ड पूछेंगे तो वहाँ पे हम पुराना वाला ये फार्मूला नहीं लगा सकते, फिर हमको इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो वो सब में इसके यूजेज हैं। तो गॉस थ्योरम इज मेनली यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, है ना, ये उसको बहुत सरल कर देती है। तो गॉस थ्योरम के यूज को हमने देख लिया, सीख लिया, अब उसके स्टेटमेंट को समझते हैं, है ना। उसका स्टेटमेंट क्या है, तो total electric flux through a closed surface is 1/epsilon times epsilon naught, है ना, times the net enclosed charge in the surface, ठीक। अब इसका मतलब समझते हैं किसके बारे में बता रहा है। देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, मतलब ये गॉस थ्योरम क्या बता रही है कि आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालो, उसको निकालेंगे कैसे, हमको ये उसका फॉर्मूला है। अंदर उस सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, नेट इनक्लोज्ड चार्ज इन द सरफेस कितना है,
उसको क्या करना पड़ेगा, 1/ε से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो दैट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब जैसे एग्जांपल से इसको समझिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसका मतलब समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई सरफेस है इस तरह से, इसके अंदर क्यू चार्ज है, नेट चार्ज, ध्यान रखना, नेट को भी समझेंगे अपन। तो इससे कुल कितना फ्लक्स निकलेगा, चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा, प्लस है तो निकलेगा, माइनस है तो एंटर होगा। तो अपन इसलिए थ्रू बोल देते हैं, लीविंग एंटरिंग सब आ गया उसमें, है ना। तो टोटल फ्लक्स जो है वो कितना होगा, अंदर का चार्ज क्यू है, तो टोटल फ्लक्स जो फाई होगा वो होगा 1/ε टाइम्स द चार्ज, अंदर का चार्ज क्यू था, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, फिर आज का क्लोज करते हैं। तो टोटल फ्लक्स ये समझ लो कि ये उसका स्टेटमेंट है, इससे आपको बनाते बनना चाहिए स्टेटमेंट। ये क्या है, टोटल फ्लक्स, इसको ब्रेक कर लो और इस तरह से लिख लो, 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। इससे आप पूरा स्टेटमेंट बना सकते हो, है ना। तो ये हमने देखा। अब इसको समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसा होता है, थोड़ा शॉर्ट में। उसका एक आध छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, कभी कभी वो पूछते हैं तो क्या होता है। अब मान लो हमारे पास एक छोटा सा एक स्फेयर है इस तरह से, इसके सेंटर पे अगर हमने 1 कूलाम चार्ज रखा तो इससे कुल मिला के कितना फ्लक्स निकलेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला वही रखना है अपन को, ये फॉर्मूला है मान लो कॉस। तो अब Q की जगह पे आपको 1 रख देना है, तो बस फ्लक्स निकल आएगा। तो एक स्फेयर जिसके सेंटर पे 1 कूलाम चार्ज है, उससे कुल कितना फ्लक्स निकलता है, तो Q/ε0 में हम Q की जगह पे 1 रख देंगे। ये हुआ सबसे बेसिक एग्जांपल, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल, एक और ऑब्जेक्टिव कई बार आया हुआ है, वो बता देता हूँ, है ना। अब वो कहते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है ना, 3 डायमेंशनल शेप है इस तरह का, जिसके सेंटर पे हमने 1 कूलाम चार्ज रखा है, अंदर में क्यू कितना रखा है, 1 कूलाम। इसके हर फेस से, एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फ्लक्स थ्रू 1 फेस ऑफ द क्यूब, ठीक। अब देखो गॉस थ्योरम के हिसाब से अंदर जब 1 कूलाम चार्ज है तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स निकलेगा Q/ε0, दैट इज 1/ε0। अब इस क्यूब में 6 सरफेसेस हैं, है ना, 4 ऐसे रहेंगी और एक इधर एक पीछे, तो 6 फेसेस से पूरा फ्लक्स निकल रहा है, तो इक्वली निकलेगा सबसे। तो एक फेस से कितना निकलेगा, तो ये कितने से निकल रहा है, थ्रू ऑल, है ना, 6 फेसेस से निकल रहा है। तो एक के साथ कितना निकलेगा, तो अपन निकाल सकते हैं, फ्लक्स थ्रू 1 फेस इज इक्वल टू 1/6 इसका। ये ऑब्जेक्टिव अपने एमपी बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना, और भी कई जगह मैंने इसको देखा है बेटा, है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लिए। अभी कुल फ्लक्स निकलता है, उसका फॉर्मूला गॉस थ्योरम दे रही है, उसका एक स्टेप उन्होंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है भाई। क्यूब के अंदर रख दें तो क्यूब के हर फेस से कितना निकलेगा, ये इस तरह से हम इसको देख लें, ठीक है। तो ये भी बहुत पॉपुलर टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, है ना, इसी में बहुत वेरिएशन बनते हैं। फिर और इसमें एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि अगर बाहर पे चार्ज रखा है, अंदर तुमने 1 कूलाम रखा, बाहर पे 3-4 कूलाम रखा, इसका इसके अंदर वाले पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो इनक्लोज चार्ज ही बस गिनना है ना, जो उसका स्टेटमेंट है। तो एक्सटर्नल चार्जेस का कोई असर नहीं पड़ता है फ्लक्स पे, ध्यान रखना, ठीक। अगर अंदर चार्ज 0 है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स क्यू को 0 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें एक और टॉपिक है, इसी के अंदर एक पॉइंट है, वो भी समझना है कि अगर 2-3 तरह के चार्ज रखे हैं तो नेट चार्ज क्या होगा, है ना। जैसे देखो, एक स्फेयर हमने ले लिया, ठीक। अब स्फेयर में हमने 2-3 चार्ज रख दिए, मान लो हमने 2 कूलाम प्लस लिया, -3 कूलाम लिया, 5 कूलाम का एक और चार्ज डाल दिया, तो नेट चार्ज जो होगा, है ना, वो क्या होगा, इन सब को प्लस माइनस कर देते हैं, +2 -3 +5 7 - 3 दैट इज 4 कूलाम। तो जो फ्लक्स होगा वो नेट चार्ज पे डिपेंड करेगा, इस पे, है ना। तो फ्लक्स कितना होगा, वो होगा Q/ε0, दैट इज 4/ε0। ε0 की वैल्यू भी रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव में नहीं ऐसे ही दे देते हैं वो लोग,
तो इस तरह से ये पूरा हो गया है ना, तो क्लोज करते हैं बेटा। चलो आज के लिए, कल इसका प्रूव करेंगे और इसका एक एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, है ना। तो अभी क्लोज करते हैं, चलो।